हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, संख्या के प्रकार में हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, सब ये जो पढ़ रहे थे हम लोग, वो संख्या का प्रकार था। और अब संख्या के प्रकार में ये 3 बचा है। आज इनको हम पढ़ लेंगे। उसके बाद संख्या का प्रकार से जितने क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे हमारे कवर हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्रित संख्या। या इन तीनों को पढ़ेंगे तो हमारे 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे तैयार होंगे। पहले इनकी डिफिनेशन को देखेंगे। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, वास्तविक संख्या गणित में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक है। गणित में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। अब गणित में प्रयोग होने वाली जो सभी संख्याएं हैं उनको तो हमने पढ़ा। सम, विषम, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, है ना, प्राकृतिक संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इन सभी संख्याओं के रूप में हमने गणित की संख्याओं को पढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी संख्याएं हम पढ़ चुके हैं वो सभी संख्याएं हमारा क्या होगा? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा। यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय, जितनी संख्याएं हम लोग पढ़े सभी संख्याएं हमारा वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा। अब काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनकी सिर्फ और सिर्फ कल्पना की गई हो, किंतु वे वास्तव में वास्तव में गणित में प्रयोग नहीं होती हैं। यानी वे संख्याएं जो गणित में प्रयोग नहीं होती हैं, केवल उनकी हम कल्पना मात्र कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। यानी हमको लगेगा कि ये कोई संख्या है, लेकिन ये वास्तव में होता नहीं है। वो सिर्फ हमारी क्या होती है? कल्पना होती है। जैसे हम ये देखते हैं √9 माइनस में जब देखते हैं तो हमको लगता है ये कोई संख्या है, लेकिन ये संख्या नहीं है, ये हमारी क्या है? कल्पना है। √7 को हम माइनस अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट में -7 जो दिया गया है, इसको हम देख रहे हैं तो हमको लग रहा है ये कोई संख्या है, लेकिन ये दोस्तों कोई संख्या नहीं होती है, ये हमारी अपनी कल्पना होती है। ये सभी वास्तविक नहीं, काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अभी तक जितना हमने पीछे जितना पढ़ाया उसमें कहीं हमने अंडर रूट में माइनस रखा था क्या? नहीं रखा था। तो ये हमने इसीलिए नहीं रखा क्योंकि ये संख्या है ही नहीं, गणित में इनका कहीं कोई प्रयोग ही नहीं है। ये हमारी सिर्फ और सिर्फ कल्पना है, इसलिए इन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या के अंतर्गत रखते हैं। अंडर रूट में जो संख्या होगी वो माइनस में है, तो वह निश्चित रूप से काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आएगी, है ना। अब सम्मिश्रित संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इन दोनों संख्याओं के मिश्रण से तैयार की गई संख्या को हम सम्मिश्रित संख्या कहते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन सुनिए, 2 क्वेश्चन बनते हैं। इनको थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सम्मिश्रित संख्या क्या है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिश्रण से तैयार की गई संख्या को हम कहते हैं सम्मिश्रित संख्या। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिश्रण से कौन सी संख्या तैयार की जाती है? वास्तविक और काल्पनिक संख्या के मिश्रण से आपकी जो संख्या तैयार होती है वो सम्मिश्रित संख्या तैयार होती है। या फिर ऐसे कहा जाता है, निम्न में से कौन सी काल्पनिक संख्या है? निम्न में से कौन सी काल्पनिक संख्या है? और ऑप्शन में आपको दे देगा √7, √-7, √4, √13, है ना। ऐसे दे देगा। या फिर यहाँ पर हम 11 कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर 11 भी कर सकते हैं। तो हमको
इस तरह से ऑप्शन में दे देगा कि निम्न में से इन चारों में से बताइए कौन सी काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या तो भैया वही होगी जो आपका अंडर रूट में माइनस के रूप में है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अगर हम परिभाषा पढ़े हैं, जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो हम उत्तर पर अपने पहुँच जाएंगे, आसानी से पहुँच जाएंगे। लेकिन नहीं, अब आज हमको पढ़ना है डिवीजन थ्योरम यानी भाज्यता प्रमेय। भाज्यता प्रमेय, डिवीजन थ्योरम। अब ये भाज्यता प्रमेय क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम छोटे थे तो इस तरह से हम बनाते थे और यहाँ पर एक संख्या होती थी, यहाँ पर दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, और ऐसे भाग देते देते यहाँ पर कुछ बचता था, है ना। तो यहाँ जो संख्या होती थी वो भाजक होती थी। वो क्या होती थी, भाजक। और यहाँ पर जो होती थी वो संख्या क्या होती थी, भाज्य। और यहाँ जो संख्या होती थी वो होता था भागफल। और यहाँ जो बचता था वो होता था क्या, शेषफल। यहाँ जो बचता था वो क्या होता था, शेषफल होता था। तो अब इन चारों को ले करके हमारा एक प्रमेय तैयार होता है, उसी को कहा जाता है भाज्यता प्रमेय। इन चारों को ले करके प्रमेय क्या तैयार होता है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये इन चारों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना, वो ये होती है। यानी इस चीज़ को प्राप्त करना है, यानी भाज्य को प्राप्त करना है, तो भाजक और भागफल का गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा कर लो और शेषफल को क्या करो, जोड़ लो। ये मध्य वाली यानी भाज्य प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, भाजक भागफल दोनों का गुणा करेंगे और शेष को जोड़ लेंगे। यानी भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, डिवीजन थ्योरी में आपका भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन क्या, शेषफल, शेषफल। ये होता है क्या, हमारा डिवीजन थ्योरम। डिवीजन थ्योरम यही होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब चाहे आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि देखिए ये आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए, ये वाला दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए कि यहाँ क्या होता है भाजक, यहाँ होता है भागफल, और यहाँ क्या होता है शेषफल। इन दोनों का गुणा करके हम इसको जोड़ लेते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी प्राप्त हो जाती है। इसी को हम एक सूत्र का रूप देते हैं, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, और इसी को कहा जाता है डिवीजन थ्योरम। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, है ना। उसी को हमें कवर करना है। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ खास बात आपकी क्या होती है ना। मैं क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन कराने के दौरान उन खास बातों को मैं नोट भी कराऊंगा। तो चलिए यहाँ पर इस डिवीजन थ्योरम का प्रयोग करते हुए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। जैसे हम ये कहें किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 9 होता है, वह संख्या बताइए। किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 7 एवं शेषफल 9 प्राप्त होता है, वह संख्या बताओ। वह संख्या
बताओ। अब देखिए कोई संख्या है उसको 17 से भाग देंगे, यानी ये ऐसे करेंगे, यहाँ पर कोई संख्या है, सॉरी यहाँ पर कोई संख्या है यानी ये भाज्य होगा, इसमें हम 17 से भाग देंगे, जिससे भाग देते हैं उसको कहाँ रखेंगे, यहाँ ना, यहाँ से 17 से भाग देंगे तो भागफल यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा, और ऐसे कैलकुलेशन होगा, और यहाँ पर क्या आएगा, शेषफल कितना आएगा, 9 प्राप्त होगा, यहाँ पर 9। तो आप जानते हैं इन दोनों का गुणा कर लें और इसको क्या कर लें, जोड़ लें, तो ये वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 17 का 7 से गुणा करिए और 9 को जोड़ लीजिए। अब जब हम 17 में 7 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 का 7 से गुणा कर लीजिए, 17 सत्ते 119, 19 में 9 जोड़ लेंगे, 128 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों ये फिगर आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, है ना, ये फिगर बन जाना चाहिए, और ये आपका जो सूत्र है इसको जान लीजिए कि ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन क्या होगा, शेषफल। ये आपका सूत्र भी तैयार होना चाहिए। ये सूत्र क्या है, यही इसी से तो तैयार हुआ है ना। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे हम कहें, ऐसे कहें 140 को किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल भागफल प्रत्येक 7 आता है, यानी 140 को किसी संख्या से भाग देने पर, कोई संख्या है उससे हम 140 में क्या करें, भाग दें, तो भागफल भाग देने पर भागफल एवं शेषफल दोनों ही 7 आता है, एवं शेषफल दोनों 7 आता है। संख्या बताओ, 140 को किस संख्या से आप भाग दोगे, यानी 140 है, इसी में आप यहाँ पर कौन सी संख्या है, यानी यहाँ पर भाजक रखेंगे, है ना। 140 यही है, इस संख्या को किस संख्या से भाग देंगे कि भागफल और शेषफल यहाँ 7 आए और शेषफल यहाँ भी 7 आए। तो आप जानते हैं इन दोनों का गुणा करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो 140 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो 7 गुणे भाजक धन शेषफल, तो भाजक को x मान लीजिए तो 7 गुणे x हो जाएगा, यानी 7 गुणे x यानी 7x + 7 बराबर 140। ये 7 जाएगा, घट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 7 घटेगा तो हो जाएगा 133, और ये 7x बराबर 133। 7 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा, और बच जाएगा 6, 63, 7 9 63। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है, 19। दोस्तों ये कठिन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इनमें आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखें। देखिए क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इस वजह से ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को पहले से लिख लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए। इसमें देखिए कहा है, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 3 गुना जबकि शेषफल भाजक का आधा है। यदि भागफल 6 तो भाज्य का मान बताइए। यानी भाग की एक संक्रिया चल रही है तो ऐसे होगा, इसमें आपका देखिए यहाँ पर एक चीज़ दी गई है भागफल 6, तो भागफल तो यहाँ रहेगा ना, और यहाँ पर क्या रहेगा, भाजक रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, भाज्य रहेगा, और ये कैलकुलेशन यहाँ पर क्या रहेगा, शेषफल रहेगा, है ना। अब यहाँ कहा क्या है, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 3 गुना, देखिए भागफल तो यही है ना, इसका 3 गुना ये भाजक हो जाएगा, तो 6 त्रिक 18। ये भागफल तो हमको पहले से पता हो चुका है, क्वेश्चन में ही बताया है कितना, 6, तो यहाँ पर हमने 6 रख दिया, और यहाँ कह रहा भाजक कितना होगा, भागफल का 3 गुना, तो भागफल 6 है तो इसका 3 गुना 6 त्रिक 18, ये हो गया। अब आगे कह रहा है जबकि शेषफल, ये जो शेषफल है वो भाजक का, यानी भाजक जो 18 प्राप्त हुआ है उस 18 का आधा है, आधा का मतलब ये 9 हो जाएगा।
अब यहाँ पर कह रहा भाज्य बताइए, यानी ये वाली वैल्यू बताना है। ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी, इन दोनों का गुणा करो, इसको जोड़ लो। 18 का 6 से गुणा करेंगे, 18 छक्का 108, और 108 में ये 9 जोड़ लेंगे। 108 में जब हम 9 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 117। 117 हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आसान ढंग से लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 3 गुना जबकि शेषफल का 4 गुना है। भागफल 8 है तो भाज्य का मान बताइए। यानी ऐसे ही भाग की कोई संक्रिया है, यहाँ पर क्या होगा भाज्य, यहाँ पर भाजक, और यहाँ पर क्या होगा भागफल, और ये कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा शेषफल। शेषफल अब देखिए इसमें कहा है ना, जो वैल्यू दी गई है उसको सबसे पहले रख लीजिए। भागफल 8 बताया है, यही चीज़ अगर ये पहले बताता था तो सारी समस्या ही सुलझ जाती, लेकिन ये बाद में बताया है। तो आप क्या करिए, इसको पहले समझ लीजिए कि भागफल हमारा कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए। भाग की एक संक्रिया में भाजक यानी ये वाली वैल्यू भागफल की यानी इस वाले वैल्यू की 3 गुनी है, यानी 8 का 3 गुना ये रहेगा, 8 त्रिक 24। इसका मतलब यही होगा ना। जबकि शेषफल का यानी ये भाजक जो है ना वो इसका भागफल का 3 गुना तो है, लेकिन ये भाजक 4 गुना किसका है, शेषफल का 4 गुना है। यानी शेषफल कितना रखें कि उसका 4 गुना 24 बने। तो 4 से इसमें डिवाइड, 4 में से इसमें भाग देकर देख लो, 4 छक 24 यानी 6 आएगा। तो 6 रहेगा तभी तो इसका 4 गुना बन पाएगा। तो भागफल का ये कितना 3 गुना, 8 त्रिक 24 3 गुना है, लेकिन शेषफल का यही भाजक शेषफल का कै गुना, 4 गुना है। हमारा सेट हो गया ना, जो कहा है उसी हिसाब से इसको सेट करना है। शेषफल का ये 4 गुना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कहा है भाज्य का मान बताइए, यानी ये वाली वैल्यू बताइए। ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी, इन दोनों का गुणा करो, इसको जोड़ो। 24 का 8 से गुणा करो, 8 से गुणा कर लेंगे 24 और 8 का 24 और 8 का गुणा कर लीजिए और 6 को जोड़ लीजिए, गुणा करिए। 8 चौक 32 और 3 कैरी हुआ, 8 दूना 16 3 19 192 और 6 जोड़ लिया, ये 6 जोड़ लेंगे, 92 6 98 198 हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। तो आसान है, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझिए, कुछ अभ्यास कीजिए, निश्चित रूप से आप भी इसको बहुत ही आसान ढंग से कर ले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है जो चीज़ वो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है या फिर वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण लगता है, आपको लगता है कि हाँ कि टारगेट विद प्रहलाद चैनल के माध्यम से आपके मैथ में सुधार हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।